नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी में इकाई 7 सोच अपनी अपनी के बारे में चर्चा की थी। उसके पहले भाग के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम उसी इकाई सोच अपनी अपनी में से स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वाध्याय पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। खास ध्यान रखिए कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्दांश दिए हुए हैं जिसका उपयोग, जो कि ये उपसर्ग है, ये सारे उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग हमें लगाने हैं और नए शब्द बनाने हैं जो शब्द दिए हुए हैं उसमें से। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है भिन्न, तो उसके आगे वी लग गया तो विभिन्न हो गया, तो एक नया शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार हमें इन उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। तो देश, और यहाँ पर से हमें उपसर्ग का प्रयोग करना है वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गैर। देश, तो देश में क्या आएगा? तो वी लगाएंगे तो विदेश आ जाएगा। ओके, नीर लगाएंगे तो निर्देश आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो शब्द बन सकते हैं, विदेश, निर्देश। पका, पका में अध लगेगा, अध पका, अध धन पका, तो अध पका। उसके बाद है गम, तो गम में निर्गम, दुर्गम दोनों आ सकते हैं, तो हम दूर प्लस गम यानी दुर्गम। योग, योग में आएगा प्रयोग, वियोग, ये दोनों हम लिख सकते हैं। जीव, जीव में आएगा निर्जीव। बल, तो नीर प्लस बल निर्बल। समझ, गैर प्लस समझ गैर समझ। अ प्लस समझ असमझ, असमझ नहीं आता है, गैर समझ लिखना है हमें। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। सुविधा, अ प्लस सुविधा असुविधा। वांछित, अ प्लस नीर प्लस वांछित निर्वांछित। तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं, हम यहाँ टाइप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से आपको उपसर्ग लगाकर शब्द को पुनः लिखना है। प्रश्न 2 है, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो अब हमें उदाहरण के आधार पर, यहाँ उदाहरण दिया है जैसे, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रत्यय दिए हुए। अब प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लग रहे थे, प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं। हमें याद रखना है कि उपसर्ग तो उ और अ समान समझ ले हम एक तौर पर याद रखने के लिए। तो उ से उपसर्ग, और उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं, प्रत्यय प तो पीछे लगते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्यय लगाने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है नियम प्लस ईत, तो नियमित, तो यहाँ से ईत लगाया तो नियमित हो गया। अब ई, ता, ईत और इनका प्रयोग करके हमें शब्द पुनः लिखने हैं। जैसे कि विदेश, तो विदेश प्लस ई तो विदेशी। प्रकृति, तो प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक। पुत्र प्लस ई पुत्री। लापरवाह, लापरवाह प्लस ई लापरवाही। चंचल प्लस ता चंचलता। यंत्र प्लस इक यांत्रिक। मानव प्लस ता मानवता। हंस प्लस ई हंसी। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यय लगाकर शब्द लिखने हैं। ओके, आगे चित्र है और चित्र के आधार पर हमें काव्य की रचना करनी है प्रश्न 3 में। तो यहाँ चित्र दिया है, घड़ी है, एक छोटी लड़की भी है। तो ये काव्य आपको अपने हिसाब से अपनी सोच के आधार पर बनाना है। आप अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाकर कविता लिख सकते हैं। जैसे कि घड़ी लगी दीवार पर, टिक टिक कर तू चलती है, सबको समय पर पहुंचाकर सबका मन लुभाती है। तो इस प्रकार से आप भी इस कविता को और भी, चाहे जितनी भी आपकी सोच हो, आपकी कल्पना हो, लिख सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न 4। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक?
कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो पत्र किस तरह से लिखना है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका पता आएगा, यानी कि पत्र लिखने वाले का पता आएगा, तो आप पता लिखेंगे। पता लिखने के बाद आपको दिनांक लिखना है, यानी कि तारीख, दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन, प्रिय मित्र, नमस्कार, बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रहा था लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था, आज जाके समय मिला है तो सोचा कि तुम्हें पत्र लिख दूँ। मित्र, फिर आपको पत्र लिखना है कि मित्र, देश की उन्नति और विकास के लिए एवं रक्षा के लिए हमें क्या बनना चाहिए, इस विषय पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो देश के विकास एवं उन्नति के लिए और रक्षा के लिए दो लोग सही मायने में देश की सेवा करते हैं, एक किसान और दूसरे सैनिक। तो हम सैनिक बन सकते हैं और सैनिक बनकर देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, देश को दुश्मनों से बचा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम सैनिक ना बन पाए तो किसान बनकर देश की सेवा कर सकते। किसान को पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे देश का तात माना गया है, क्योंकि किसान पूरे समाज को, मानव समाज को अन्न पहुंचाने का काम करता है। किसान जब अन्न उगाता है, किसान किसानी करता है, तब जाकर बड़े से बड़े परिवारों और गरीब से गरीब के घर में भी चूल्हे जलते हैं। इसलिए किसान भी, और जिस तरह सैनिक सीमाओं की रक्षा करता है, इसी तरह किसान देश का विकास करने में, देश को खाना खिलाने में अपना योगदान देता है। इसलिए हम या तो किसान बनेंगे या तो सैनिक बनेंगे। मैं चाहूँगा कि तुम भी इस संदेश को अपने मित्रों तक पहुँचाओ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र, और फिर आपका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से पत्र लिखना है। ओके, अब हम भाषा सज्जता की बात करेंगे। भाषा सज्जता, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए देखते हैं। पहला है, निधि बहुत कम बोलती है। यहाँ निधि बहुत शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो निधि बहुत कम बोलती है, बहुत शब्द है। रुद्र बहुत हंसता है, यहाँ पर भी बहुत शब्द है। ध्यान रखिए, यहाँ पर निधि लड़की है और रुद्र लड़का है, लेकिन फिर भी यहाँ करती है, निधि करती है, यहाँ लड़का है तो हंसता है। तो इन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ करती, मान लो कि निधि बहुत काम करती है, उसी की जगह रुद्र बहुत काम करता है, तो यहाँ करता शब्द परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये हमें देखना है। दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, यहाँ एक वचन की जगह बहुवचन हो गया। तो दिव्य और चिराग ये दो लोग हैं, दो लोग हो गए तो घूमते हो गया। यहाँ हंसता है, उसी प्रकार यहाँ घूमता होना चाहिए था, लेकिन घूमते क्योंकि बहुवचन है। तो बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, तो यहाँ लड़की आ गई, यानी कि लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी इस शब्द में, बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुझे आज बहुत खुशी हुई, तो आज की बात है, वर्तमान काल है, तो उसमें भी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बहुत शब्द में। कल सविता बहुत हंसी थी, तो कल की बात है, भूतकाल हो गया, यानी कि काल परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार आप भविष्य काल का भी उदाहरण देख सकते हैं कि कल हम बहुत खाना खाएंगे, तो खाएंगे यानी कि भविष्य काल की बात है, लेकिन उसमें भी बहुत शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो बहुत शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे लिंग परिवर्तन कर दे, चाहे वचन परिवर्तन हो जाए, चाहे काल परिवर्तन हो जाए, किसी भी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई व्यय नहीं होता है। वह शब्द जो बहुत शब्द है वह वैसे का वैसा रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत, कौन सा शब्द, बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि लिंग परिवर्तन हो गया, यहाँ निधि, तो यहाँ रुद्र लड़का, तो लिंग परिवर्तन हो गया, एक वचन का बहुवचन हो गया, यहाँ काल का परिवर्तन भी हो गया, लेकिन बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि किसी भी हाल में, चाहे लिंग परिवर्तन कर दो, चाहे वचन परिवर्तन कर दो, चाहे काल परिवर्तन कर दो, लेकिन इस शब्द बहुत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन पदों के रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय, यानी कि जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या तो परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है। ओके, फिर से हम इसकी व्याख्या परिभाषा समझते हैं कि जिन पदों के रूप में लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते हैं, पदों के रूप, जिन पदों के रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक जैसे ही बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है, या तो
उनमें कोई व्यय नहीं हो रहा है, अर्थात विकार या तो परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उन्हें अविकारी पद भी कहा जाता है या तो अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो क्या है, अव्यय पद है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी वाक्य दिए हुए, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे लड़का यानी कि पुल्लिंग शब्द है लड़का। एक लड़की धीरे धीरे चल रही, स्त्रीलिंग हो गया। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुवचन हो गया। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, तो ये भी बहुवचन हो गया। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ यानी वर्तमान काल हो गया। हम धीरे धीरे चलेंगे यानी कि चलेंगे, भविष्य की बात है। तो इस प्रकार यहाँ सारे परिवर्तन हमने देख लिए। लिंग परिवर्तन हो गया, वचन परिवर्तन हो गया, काल परिवर्तन हो गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता यानी कि लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः धीरे धीरे शब्द जो है वह क्या है, अव्यय है। धीरे धीरे शब्द अव्यय है यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, वो अविकारी पद है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर हमें अव्यय शब्दों की सूची दी हुई है कि ऐसे और भी कौन कौन से अव्यय है। जैसे धीरे धीरे शब्द देखा हमने, बहुत देखा, इस प्रकार के और भी शब्द है। तो वह शब्द है और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। और दो शब्द हमने एक शब्द इसके अलावा और बहुत देखा हमने। तो निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। जो अव्यय हो वो हमें ढूंढना है। उमंग और स्मित घर चले गए, तो यहाँ पर अव्यय शब्द है वो है और। इस और शब्द का किसी भी प्रकार से व्यय या परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा वाक्य है, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, तो या शब्द है यहाँ पर और ये या शब्द अव्यय है। वाह क्या कैच लिया है, वाह शब्द अव्यय है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तथा शब्द अव्यय है यहाँ पर। वह तेज दौड़ा, यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि अव्यय कौन सा है, तो यहाँ पर अव्यय जो है तेज शब्द है। ओके, वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ी, बहुत सारी लड़कियां तेज दौड़ी, हम कल तेज दौड़े थे। तो यहाँ पर हम वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कुछ भी कर ले, तेज शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द में परिवर्तन होगा, वह का बहुवचन वे हो जाएगा। ओके, लड़की है तो यहाँ पर वह तेज दौड़ी हो जाएगा, लड़की है तो दौड़े हो जाएगा, लेकिन तेज शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो तेज शब्द अव्यय है। सोचिए, जिन शब्दों को अव्यय के रूप में चुना है क्या वे अव्यय पद है? चर्चा कीजिए। तो ये सारे अव्यय पद है कि नहीं, ये आपको चर्चा करनी है। तो सही में ये सारे अव्यय है, क्योंकि आप और भी वाक्य बना ले लिंग परिवर्तन करके, वचन परिवर्तन करके, काल परिवर्तन करके, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और जब ये सब परिवर्तन नहीं होता है तो ये अविकारी पद अव्यय बन जाते हैं। अब बात करते हैं योग्यता विस्तार की। विद्यार्थी मित्रों, वाद विवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि वाद विवाद आदर्श स्थिति में होना चाहिए। वाद विवाद का मतलब कतई झगड़ा करना नहीं होता है। वाद विवाद अच्छी बात है, सीखने की बात होती है, इसमें हम तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। कई बार वाद विवाद का मतलब झगड़ा करना मान लिया जाता है, तो वाद विवाद का मतलब झगड़ा नहीं होता है, ये एक आदर्श स्थिति होती है तर्क वितर्क प्रस्तुत करने की, अपना पक्ष या तो विपक्ष रखने की। तो यहाँ हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखते हैं। वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना है, अर्थात जो अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं वो अध्यक्ष को संबोधित करेगा, ना कि अपने प्रतिस्पर्धी को। उसे दूसरे, जो मान लो कि वो पक्ष के बारे में बोल रहा है, तो जो विपक्ष के बारे में बोल रहा है उसको संबोधित नहीं करना है, उसके पर सीधा प्रहार नहीं करना है। कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ सम्मानीय अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी बात होती है कि वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, तथा किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। तो वाद विवाद में हमें अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि गाली गलौज नहीं करना है, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। हाँ, हम अपने तर्क शिष्ट भाषा में रख सकते हैं।
तथा हमें प्रतियोगी, जो दूसरा प्रतियोगी है, उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा कहते हो, ऐसा नहीं, हमें जनरल बात करनी है। विरोधी के तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यानी कि हमें दूसरे जो विरोधी होता है, यानी कि प्रतियोगी होता है, उसके तर्क का खंडन करना है, उसकी बात को गलत साबित करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो तू बाहर निकल, हम तुझे मारेंगे, मैं कहता हूँ यही सही है, तू तो गलत ही कहता है। ये सब नहीं होता है। हमें अपने तर्क का खंडन विरोधी के तर्क का खंडन और अपने कथन की पुष्टि में बिल्कुल शिष्टाचार का पालन करना है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम जिसके बारे में तर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और तार्किक तरीके पर हमें क्रमबद्ध आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे हमें अपने मुद्दे रखते जाना चाहिए और प्रभाव होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को अपने कथन को सही तरीके से रख सके। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्रायः 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है, अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। तो वाद विवाद की जब स्पर्धा होती है तो उसमें समय मर्यादा होती है, वो 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। तो इतने समय में हमें अपनी बात को रखना है और इस तरह से रखना है कि वो तार्किक हो, क्रमबद्ध हो और साथ ही प्रभावशाली भी हो। तो इस प्रकार हमें वाद विवाद करते समय भी इन निम्नलिखित जो बातें हमने अभी ऊपर पढ़ी, समझी, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सोच अपनी अपनी जो इकाई है उसके बारे में हमने चर्चा की। हमें भी अपने तर्क, अपनी सोच को ब्रॉड बनाना है, विस्तार पूर्वक उसे विस्तारना है, या तो जिससे कि हम अपनी कल्पनाएं बढ़ा सके। और विद्यार्थी मित्रों, जब तक आप तर्क करना नहीं सीखोगे तब तक आप सही मायने में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ हो सके और जिस तरह हो सके तर्क करना सीखें। किसी भी बात को बिना तर्क करे स्वीकार ना करें, जिससे कि आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी और आप बड़े होकर अपने किसी भी क्षेत्र में जाए वहाँ पर प्रगति, उन्नति कर पाएंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में हम दूसरी इकाई, इससे आगे की इकाई के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।